डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कौर मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब आई इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 36 मुझे इंतजार करवाया तो सजा मिलेगी। 2 दिन बाद वसुंधरा कल ही मुंबई चली गई थी। अब्रम आज ऑफिस आया हुआ था और वो अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसके विकास मल्होत्रा बैठा था। अब्रम ने विकास को देखते हुए कहा, तुम्हें तो मेरे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में पता चल ही गया होगा। विकास मुस्कुराते हुए बोला, बस तुम ये बता दो मटीरियल तुम्हें कब चाहिए, मैं डिलीवर करवा दूंगा। अब्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम रॉ मटेरियल तैयार रखो, पहले मैं खुद वहां जाकर इंस्पेक्शन करना चाहता हूं और एक बार इंस्पेक्शन हो जाए उसके बाद तुम रॉ मटेरियल डिलीवर करवा देना। विकास भी मुस्कुराते हुए बोला, ओके, जैसा तुम चाहो बीस्ट। तभी अब्रम ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, याद रहे विकास, मेरा काम एक बार शुरू होने के बाद रुकना नहीं चाहिए। मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं एक ही प्रोजेक्ट को पूरे साल नहीं करना चाहता, मेरे पास और भी प्रोजेक्ट है। उसे बीच में रोकते हुए विकास ने कहा, बीस्ट तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। मैं सारा रॉ मटेरियल टाइम से पहले ही डिलीवर करवा दूंगा। कोट। फिर विकास ने बीस्ट को देखते हुए ही आगे कहा, तुम आज रात मिस्टर खुराना की रिटायरमेंट पार्टी में जा रहे हो। अब्रम ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और तिरछा मुस्कुरा दिया। विकास ने उसे देखते हुए ही आगे कहा, मेरे ख्याल से बीस्ट तुम्हें उनकी रिटायरमेंट पार्टी में जाना चाहिए। तुम्हारा टेंडर उनका लास्ट असाइनमेंट था, सो एक बार तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए। अब्रम ने इस बात पर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप तिरछा मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। विकास मल्होत्रा अब्रम से बात करने के बाद चला गया था। वहीं उधर लाखन झुमरू और अपने आदमियों के साथ दिल्ली की सड़कों पर भटक रहा था, पर उसे अभी तक न उसे बेला के बारे में कुछ पता चला था, न ही समर्थ के बारे में। इसी झुंझलाहट में लाखन ने अपनी जीप के टायर पर जोर से अपना पैर पटकते हुए कहा, साला वो दोनों कौन से बिल में छुपकर बैठा है जो हमको देख ही नहीं रहा। अब कहाँ ढूंढे हम वो बेला और समर्थ को? अगर खाली हाथ लौटे तो ठाकुर साहब हमारी जान ले लेंगे। लाखन की बात सुनकर झुमरू बोला, लाखन भैया हम क्या कहते हैं, एक बार गांव में फोन घुमाए लो और उस समर्थ के दादा से पूछो, वो का जरूर पता होगा समर्थ का पता। लाखन उसकी तरफ देख बोला, ये बात तो तू सही कह रहा है झुमरू, घुमा जरा चकिया को फोन और बोल वो जरा जाकर पता करें वो समर्थ के दादा से ओ का पोता दिल्ली में कहाँ रहत है। झुमरू ने वैसा ही किया जैसा लाखन ने उसे करने के लिए कहा था। उसने चकिया को फोन किया और उससे समर्थ का पता पूछने के लिए कहा। चकिया से कॉल पर बात करने के बाद झुमरू ने लाखन से कहा, लाखन भैया चकिया अभी 1 घंटा बाद फोन घुमाएगा, ओ के बाद समर्थ का पता हमारे पास होगा और वो बेला का भी। झुमरू की बात सुनकर लाखन कुटिल मुस्कान होठों पर लिए बोला, साला दोनों को धर के दिल्ली से गांव तक घसीटते हुए ले जाएंगे। वहां ठाकुर साहब इंतजार कर रहे हैं और यहाँ दोनों मौज काट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब्रम शाम होते ही ऑफिस से विला आ गया था। अब्रम जैसे ही हॉल में एंटर हुआ तो उसे हंसी की आवाज आई। अब्रम इस आवाज को पहचानता था, ये आवाज नियति की ही थी। नियति की हंसी सुनकर उसने सोचते हुए खुद से कहा, टाइगर और पाइथन दोनों मेरे साथ थे, फिर टर्टल इतना हंसते हुए किससे बात कर रही है। ये कहते हुए अब्रम ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। नियति हॉल में जगुआ और आस्था के साथ बैठी हंसते हुए बातें कर रही थी। अब्रम तीखी नजरों से उसे देखने लगा। अभी तो तुम बहुत खुश लग रही हो टर्टल, फिर तुम्हें मेरे साथ क्या हो जाता है? मेरे साथ तुम मरी हुई चूहिया की तरह क्यों रहती हो टर्टल? अब तो मैं तुम्हें पनिश भी नहीं करता, ना तुम्हें डराता हूँ। तुम मेरे साथ इतनी खुश क्यों नहीं रहती?
नियति को देखते हुए अब्रम खुद से बात करते हुए उसके पास आ गया। नियति अपनी धुन में अभी भी बोले जा रही थी। वही आस्था और जगुआ दोनों ही अब्रम को देखकर खामोश हो गए थे। उन्हें अचानक से चुप होते देखकर नियति दोनों को देखते हुए बोली, क्या हुआ जगुआ भैया? क्या हुआ माँ? आप दोनों चुप क्यों हो गए? क्या आप दोनों ने भूत देख लिया? ये बोलकर नियति फिर से हंसने लगी। वही जगुआ और आस्था हैरानी से नियति को देखने लगे। फिर नियति ने हंसते हुए ही आगे कहा, अरे कुछ तो बोलिए आप दोनों। कहीं हमारे पीछे वही खूंखार जानवर तो नहीं खड़ा है? उद्धरण चिन्ह। नियति के सवाल पर जगुआ अपना सिर पीट लेना चाहता था, पर अब्रम के खौफ से वो 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। आस्था नियति को इशारों में उसे अपने पीछे देखने के लिए कह रही थी। वही नियति आस्था को देखकर हंसते हुए बोली, माँ आप इतना डर क्यों नहीं है? आपके खडूस साहब अभी नहीं आएंगे, उनके आने का अभी समय नहीं हुआ है। इस बात पर आस्था ने मुंह बना लिया। वही नियति आस्था और जगुआ को देखते हुए फिर बोली, अरे आप दोनों ऐसे बुझी हुई मोमबत्ती की तरह क्यों खड़े हैं? जरा हंसिए, मुस्कुराए। आप इस भूतिया महल में हैं, थोड़ा यहाँ के भूतिया नजारों का लुत्फ उठाए। इससे पहले वो जानवर आ जाए थोड़ा तो मुस्कुराए। उद्धरण चिन्ह। जगुआ नियति की बात पर उसे तरस भरी नजरों से देख रहा था और फिर उसे देखते हुए उसने मन में कहा, क्वीन आप कितनी इनोसेंट है, हमारे इशारे भी नहीं समझ रही। अरे जरा पीछे मुड़कर देखिए, जिस जानवर के बारे में आप इतना कुछ कह रही है वो जानवर आपके पीछे खड़ा और आपको ही घूर कर देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी आपको खा जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वही आस्था भी मन में बोली, नियति बेटा कभी कभी ज्यादा हंसना बाद में रुला देता है, अब बस भी करो और पीछे मुड़कर देखो बेटा। उद्धरण चिन्ह। नियति आज फुल मूड में थी, उसे अभी भी यही लग रहा था। आस्था और जगुआ दोनों उसके सामने नाटक कर रहे हैं और इसी भ्रम में वो फिर बोली, आस्था माँ आप अपने साहब से इतना क्यों डरती है? और जगुआ भैया आप तो शायद उम्र में उनसे बड़े हैं ना? नियति के पूछने पर जगुआ ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर नियति हंसते हुए आगे बोली, फिर आप उनकी सारी बातें क्यों मानते हैं? जब वो गलत होते हैं तब आप उन्हें डांटते क्यों नहीं? उनसे कहते क्यों नहीं कि वो गलत कर रहे हैं? ये सुनते ही जगुआ सदमे में चला गया। वहीं आस्था हैरानी से मुंह खोले नियति को देखती रह गई। टाइगर जो अब्रम के पीछे ही आ रहा था, उसके पैर बर्फ के जैसे जम गए और उसने मन में कहा, अब क्या होगा? क्वीन भी ना जाने अनजाने में बीस्ट को ट्रिगर करती रहती है। आज तो आप गई क्वीन, बीस्ट आज आपको नहीं छोड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने आस्था और जगुआ को वहां से जाने का इशारा किया तो वे दोनों धीरे धीरे पीछे हटते हुए जाने लगे। नियति उन्हें जाते हुए देखकर सोफे पर खड़ी हो गई और हाथ आगे करते हुए उन्हें रोकते हुए बोली, अरे आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? अभी मुझे आप दोनों से और बातें करनी हैं, वापस आइए। उद्धरण चिन्ह। उसके ये बोलने के अगले पल ही अब्रम ने कहा, तो अभी तुम्हें और बातें करनी हैं? ठीक है, तो मुझसे करो और बातें। उद्धरण चिन्ह। नियति उसकी आवाज सुनते ही चौंक गई। उसने डरते हुए पलटकर अब्रम की तरफ देखा और उसे देखते ही जैसे उसके मुंह पर ताला लग गया। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे। अब्रम उसे देखते हुए आगे बढ़ा तो नियति ने जल्दी से अपने कदम पीछे ले लिए और तभी वो लड़खड़ा कर पीछे गिरने लगी, पर अब्रम ने अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ लिया और नियति उसके हाथ के सहारे हवा में लटक रह गई। जहां नियति की आंखों में दर्द दिख रहा था तो वहीं अब्रम अपने होठों पर मध्यम हंसी लिए उसे ही देख रहा था। तो मैं एक खूंखार जानवर हूँ? नियति ने नमे सिर हिलाया। वहीं अब्रम ने उसे देखते हुए आगे कहा, तुमने सही पहचाना मुझे, मैं एक खूंखार जानवर ही हूँ और अब ये जानवर तुम्हें पनिश करेगा। बहुत मजा आता है ना तुम्हें दूसरों के सामने मेरी बुराई करके? तो अब तैयार हो जाओ मुझे झेलने के लिए। नियति डर से हकलाते हुए बोली, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। अगेन झूठ। अब्रम नियति देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे झूठ पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नियति ने धीरे से कहा, सो सॉरी। अब्रम ने उसे ऊपर खींचा तो नियति के दोनों हाथ अब्रम के कंधे पर आ गए और वो उसके ऊपर झुक गई। अब्रम ने उसे कमर से पकड़ा हुआ था। फिर उसने नियति की आंखों में देखते हुए कहा, अब मुझे सच सच बताऊं, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? उसकी बात पर नियति ने कुछ नहीं कहा और उसे खामोशी से देखती रही। तो अब्रम ने उससे नजरें मिलाए हुए ही फिर से कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, सच बोलने वाले को मैं पनिश नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। फिर नियति ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे।
आपके अंदर क्रूरता कूट कूट कर भरी है। आपको लगता है जो आप सोचते हैं देखते हैं वही सच है, पर कभी कभी हमारी आंखों का देखा भी झूठ हो सकता है। ये बात आपको समझनी होगी। आप हमेशा खुद को सही और सबको गलत समझते हैं। मैं आपसे नफरत करती हूँ, बहुत नफरत, इतनी कि मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नियति ने अब्रम को देखते हुए आगे कहा, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपसे दूर चली जाना चाहती हूँ, बहुत दूर। आप मुझे थोड़े से भी अच्छे नहीं लगते। मैं आपके साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहती। आप जिद्दी हैं, घमंडी हैं, आप हमेशा सब पर अपनी मर्जी थोपते रहते हैं, आप किसी की। नियति इसके कुछ कहती कि तभी अब्रम ने अपनी एक उंगली उसके होठों पर रखकर उसे खामोश कर दिया। नियति अब उसे खामोशी से देख रही थी, पर उसकी आंखें अभी भी अब्रम की आंखों से बातें कर रही थीं। अब्रम ने उसके होठों पर से अपनी उंगली हटाते हुए कहा, आज के लिए इतना बहुत है, थोड़ी शिकायत बाद के लिए भी बचा कर रखो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने नियति को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। नियति अभी भी उसे देख रही थी। अब्रम का ये रूप आज उसे हैरान कर गया था। उसकी इतनी बुराई करने के बाद भी अब्रम ने उससे कुछ नहीं कहा और गुस्सा भी नहीं किया। उसने रूम में आकर नियति को बेड पर बिठा दिया और अपना ब्लेजर उतारते हुए बोला, बाहर जाना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। नियति ने कहा, नहीं, मैं घर में ही ठीक हूँ। अब्रम ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, पर मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाना चाहता हूँ, तो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास आधा घंटा है। मुझे इंतजार करवाया तो सजा मिलेगी। नियति उसकी बात पर मुंह बनाकर खुद से बोली, अजीब इंसान है, जब करनी इन्हें अपने मन की है तो फिर पूछते ही क्यों है? उद्धरण चिन्ह। खुद में ही बड़बड़ाते हुए नियति बेड से उठी और क्लोजेट के पास आकर उसने डोर की तरफ हाथ बढ़ाया, पर ठीक उसी टाइम अब्रम ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ को छू गए। कहाँ ले जाना चाहता है अब्रम नियति को? क्या लाखन को आज समर्थ का पता चल जाएगा? क्या नियति की सभी शिकायतों को अब्रम दूर कर पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। 37 तुम बड़ी चालाक निकली। नियति के हाथ ने जैसे ही अब्रम के हाथ को छुआ तो उसे अपने शरीर में कट जैसा फील हुआ। उसका शरीर अंदर से कांप उठा और फिर उसने जल्दी से अपने हाथ को पीछे खींच लिया और उससे अपनी नजरें चुराते हुए बोली, पहले आप जाए। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, पहले तुम जाओ, मैं बाद में चेंज कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। नियति बोली, नहीं, पहले आप जाइए। कोट। अब्रम बोला, टर्टल पहले तुम जाओ। कोट। और फिर 2 मिनट तक दोनों में पहले आप पहले तुम होता रहा और फिर अंत में नियति को अब्रम की बात मानकर जाना पड़ा। वो उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था, वहीं नियति अंदर अपनी साड़ी चेंज कर रही थी। करीब 10 मिनट बाद क्लोजेट रूम का डोर ओपन हुआ और नियति बाहर आई। अब्रम ने जब मुड़कर उसे देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। नियति ने ब्लू कलर की लाइट वेट वाली डिजाइनर साड़ी पहनी थी, जिसमें उसका गोरा रंग और ज्यादा निखर रहा था। उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई थीं और वो अपनी साड़ी के प्लेटों को ठीक कर रही थी। नियति अपनी साड़ी की प्लेटों को सही करते हुए अब्रम के सामने से निकलकर मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। वहीं अब्रम अभी भी उसे देख रहा था। तभी उसने नियति को देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। नियति ने जब मिरर में अपने पीछे अब्रम का अक्ष देखा तो वो चौंक गई। उसकी गहरी नजरें उसी पर थीं। तभी उसे अब्रम की उंगलियां अपने गर्दन और कंधे के पास महसूस हुई और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। अब्रम उसके ब्लाउज की डोरी को बांध रहा था। फिर उसके ब्लाउज की डोरी को बांधकर अब्रम ने झुककर उसके कान में कहा, मेरी कैद से आज़ाद होने का ख्वाब तुम छोड़ दो टर्टल, क्योंकि अब तुम मेरी कैद से कभी आज़ाद नहीं हो सकती। तुम्हें जिंदगी भर रहना मेरी कैद में है। ये सुनते ही नियति ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें कुछ नम हो गई थीं, पर तभी उसने अपनी पलकों को तेजी से झपका लिया। फिर अब्रम ने उससे दूर होते हुए कहा, नाइस, ये कलर तुम पर अच्छा लग रहा है टर्टल। ये कहकर अब्रम क्लोजेट रूम में चला गया। नियति उसकी बातों को याद करते हुए भारी मन से एक एक कर अपनी ज्वेलरी और चूड़ियां पहनने लगी और फिर कुछ देर बाद वे दोनों रेडी होकर बाहर आ गए। पाइथन ने अब्रम के लिए कार का डोर ओपन किया, वही जैगुआर ने भी नियति के लिए दूसरी तरफ से कार का डोर ओपन किया। दोनों की गाड़ी में बैठने के बाद टाइगर और जैगुआर एक दूसरी गाड़ी में बैठकर उनके पीछे चले गए। कुछ ही देर में वे लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। अब्रम मिस्टर खुराना के पास जाकर उनसे मिलने लगा। नियति टाइगर और जैगुआर के साथ खड़ी थी और दोनों से बातें कर रही थी।
वे दोनों भी उससे हंसते हुए बात कर रहे थे। उधर अब्रम अभी भी मिस्टर खुराना से बात कर रहा था। मिस्टर खुराना ने उससे कहा, आप प्रोजेक्ट का काम कब शुरू कर रहे हैं? अब्रम ने कहा, मैं कल ही वहां लैंड देखने जाऊंगा और इंस्पेक्शन करने के बाद मैं काम शुरू कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खुराना मुस्कुराते हुए बोले, मुझे आप पर भरोसा है अब्रम, आप जरूर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। कोट। उनकी बात पर अब्रम धीरे से तिरछा मुस्कुरा दिया। अभी वे लोग कुछ और बातें करते कि उससे पहले ही उन्हें बीच में इंटरप्ट करते हुए अतीश ने उनके पास आते हुए कहा, हेलो मिस्टर खुराना, कैसे हैं आप? मिस्टर खुराना ने भी अतीश को ग्रीट करते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। उद्धरण चिन्ह। अतीश बोला, आपके रिटायरमेंट की खबर सुनकर थोड़ा बुरा लगा। आप जैसे ईमानदार लोगों की सिस्टम में कमी है। अभी तो आपको और काम करना चाहिए, पर आप तो रिटायरमेंट ले लिए। उद्धरण चिन्ह। अब्रम उसकी बात पर तिरछा मुस्कुरा दिया। पार्टी में अतीश के साथ समर्थ भी आया हुआ था और वो अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति से कॉल पर बात कर रहा था। जब वो कॉल पर बात कर जाने के लिए पीछे मुड़ा तो उसकी नज़र नियति के ऊपर चली गई। वो उससे कुछ दूरी पर खड़ी इधर उधर देख रही थी। नियति को एक बार फिर अपने सामने देखकर समर्थ चौंक गया और सोचते हुए खुद से बोला, बेला यहाँ क्या कर रही है? बेला मल्होत्रा की पार्टी में भी थी और अब मिस्टर खुराना की रिटायरमेंट पार्टी में भी है। पर कैसे? बेला तो यहाँ किसी को नहीं जानती, फिर कैसे बेला इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज में सकती है? उद्धरण चिन्ह। नियति को देखते हुए समर्थ खुद से ही बात किए जा रहा था। उसे बेला का इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज अटेंड करना समझ नहीं आ रहा था और फिर उसने नियति को देखते हुए खुद से कहा, मैं उसी से जाकर पूछ लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर समर्थ ने उसे देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। तभी नियति के पास टाइगर और जैगुआ दोनों आकर खड़े हो गए और वो मुस्कुराते हुए दोनों से बात करने लगी। ये देखकर समर्थ की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और उसने चौंकते हुए खुद से कहा, टाइगर और जैगुआ बेला के साथ कैसे? ये दोनों बेला को कैसे जानते हैं और बेला इन्हें कैसे जानती है? ये दोनों तो बीस्ट के आदमी हैं, इनके साथ बेला क्या कर रही है? अभी समर्थ नियति, टाइगर और जैगुआ तीनों के बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे एक और झटका लगा। अब्रम नियति के पास आया और नियति ने उसके इशारे करने पर अपना एक हाथ उसके हाथ में रख दिया। ये देखकर तो समर्थ को जैसे बिजली का तेज झटका लगा और वो अवाक होकर अब्रम और नियति को देखते हुए बोला, इसका मतलब बीस्ट ने बेला से शादी की है। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? कहाँ बीस्ट और कहाँ बेला? उनका तो कोई मैच ही नहीं है। फिर बीस्ट और बेला साथ कैसे? बेला बीस्ट से कब मिली? उद्धरण चिन्ह। यही सब सोचते हुए समर्थ ने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका सिर फट जाएगा। वो अपना सिर पकड़े हुए ही एक चेयर पर बैठ गया, पर तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपना फोन देखा तो अतीश उसे कॉल कर रहा था। समर्थ ने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा तो दूसरी तरफ से अतीश ने कहा, तुम कहाँ हो? समर्थ ने कहा, यही हूँ सर, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अतीश बोला, ओके चले जाओ, पर याद रखना वो काम कल हो जाना चाहिए। कोट। समर्थ बोला, यस सर, हो जाएगा, मैंने इंतजाम कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। अतीश ने ओके बोलते हुए कॉल कट कर दिया। उसने फिर से उसी तरफ देखा जहां नियति खड़ी थी, पर अब वहां उसे कोई नहीं दिख रहा था। किसी को वहां न देखकर समर्थ ने खुद से कहा, नहीं, जो मैंने देखा सब सच था, वो सब मेरा वहम नहीं था। वो लड़की बेला ही थी और वो बीस्ट के साथ थी। बीस्ट के साथ आज तक किसी ने लड़की को नहीं देखा। इसमें कोई शक नहीं कि बेला बीस्ट की वाइफ है। तुम बड़ी चालाक निकली बेला, मेरे लिए तुम ठाकुर को छोड़कर गांव से भागकर यहाँ आ गई, और जब मैंने तुम्हें ठुकरा दिया तो तुमने बीस्ट को अपने जाल में फंसा लिया। मैंने तुम्हें एक मासूम सीधी सादी लड़की समझा, पर तुम तो बहुत चालाक निकली। सीधा उसे अपने जाल में फंसाया जिसके आगे किसी की नहीं चलती। उद्धरण चिन्ह। खुद से ही बात करते हुए समर्थ अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठने लगा, पर तभी उसकी नज़र कुछ आवाजें सुनकर सामने गई। टाइगर नियति के लिए कार का डोर ओपन कर रहा था। नियति के बैठते ही दूसरी तरफ से अब्रम भी बैठा और फिर समर्थ के आंखों के सामने से ही बीस्ट की कार चली गई। समर्थ ने कसकर अपनी कार के दरवाजे को पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसने कार में बैठते हुए कहा, बेला तुम तो सबसे बड़ी खिलाड़ी निकली।
समुद्र की सबसे बड़ी मछली को फंसा लिया तुमने। उद्धरण चिन्ह। वही विला पहुंचने के बाद नियति चेंज करके आए और जैसे ही सोने के लिए बैग पर बैठी तभी अब्रम जो सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, टर्टल सोना बाद में, पहले पैकिंग करो। नियति ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हम कहीं जा रहे हैं? अब्रम बोला, हाँ, मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ चल रही हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नियति शालीनता से बोली, पर मैं क्यों? मेरा वहाँ क्या काम? अब्रम उसकी तरफ पलटते हुए बोला, सवाल करने का हक मैंने अभी तुम्हें नहीं दिया है। चुपचाप से अपनी पैकिंग कर लो, हम कल ब्रेकफास्ट के बाद निकलेंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर नियति ने कुछ नहीं कहा और उठकर पैकिंग करने लगी। वहीं अब्रम ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए मन में कहा, तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा तो मैं सोऊंगा कैसे? यू आर माई स्लीपिंग पिल्स टर्टल। तुम्हें तो मेरे साथ जाना ही होगा। मैं अब जहां भी जाऊंगा तुम मेरे साथ रहोगी। उद्धरण चिन्ह। और फिर तय किए हुए समय पर अब्रम अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद करीब 11 बजे नियति को अपने साथ लेकर चला गया। अब्रम अपने साथ किसी को नहीं लाया था। आज वो अपनी कार खुद ड्राइव कर रहा था और नियति उसके बगल में चुपचाप बैठी हुई थी। वही विला में सारा काम संभालने लिए टाइगर रुका हुआ था और जैगुआ और पाइथन कुछ काम की वजह से रुक गए थे और दोनों आज शाम को जाने वाले थे। करीब 6 घंटे तक कार में खामोशी छाई रही और अब्रम 6 घंटे से लगातार कार ड्राइव कर रहा था। दोपहर से शाम ढल गई थी और नियति को अब भूख का एहसास हो रहा था। अपने पेट से आती गुर-गुर की आवाज सुनकर उसने एक हाथ अपने पेट पर रख लिया और अब्रम को तिरछी नजरों से देखने लगी। अब्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न उसके चेहरे पर थकान दिख रही थी। वो ड्राइव करते हुए सामने रोड को देख रहा था। वहीं नियति ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए मन में कहा, भगवान जी आप क्यों बनाते हैं ऐसे इंसानों को, जिन्हें न दर्द होता है, न भूख लगती है, न प्यास। अब मैं क्या करूं? मुझे भूख लगी है, कैसे कहूं इस जानवर से, कहीं ये नाराज हो गए तो मुझे ही खा जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर नियति अपना मन मानकर रह गई। थोड़ी और शाम ढली और हल्का हल्का अंधेरा होने लगा। तभी अब्रम ने खुद ही उससे पूछा, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? अरे लग रही है, लग रही है, बड़ी जोर से लग रही है। आपने ही पूछने में इतनी देर कर दी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। उद्धरण चिन्ह। नियति की बात पर अब्रम अजीब तरह से उसे देख रहा था। फिर सिर हिलाकर सामने देखते हुए बोला, तुम क्या पागल हो टर्टल? जब तुम्हें भूख लगी थी तो तुमने कहा क्यों नहीं? नियति मन में बोली, अच्छा मुझे भूख लगी है ये बोलकर आपकी डांट थोड़ी ना खानी थी। खाना तो कुछ पल में हजम भी हो जाता है, पर आपकी डांट हो तो 2-3 दिन तक हजम ही नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने उसे चुप देखकर कहा, थोड़ा वेट करो, जैसे ही कोई रेस्टोरेंट दिखेगा मैं गाड़ी रोक दूंगा। उद्धरण चिन्ह। नियति ने सिर हिला दिया और विंडो से बाहर देखने लगी। कुछ ही देर बाद उसे रोड साइड ढाबा दिखा और ढाबा देखकर वो जल्दी से बोली, रुकिए रुकिए, रेस्टोरेंट वो रहा है। कोट। अब्रम ने ढाबा देखकर कहा, तुम्हें ये रेस्टोरेंट दिख रहा है? ये ढाबा है टर्टल। नियति बोली, पर खाना तो यहाँ भी मिलता है। उद्धरण चिन्ह। अब्रम बोला, हाँ, पर यहाँ का खाना खाने लायक नहीं होता। नियति मुंह बनाकर धीरे से बोली, पर मुझे भूख लगी है, मैं यही खाना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसका लटका मुंह देखकर और उसकी बातें सुनकर अब्रम ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। ये देखकर नियति खुश हो गई। फिर वे दोनों ही गाड़ी से निकले। अब्रम गाड़ी से टिककर हाथ बांधकर खड़ा हो गया और नियति ढाबे के अंदर जाने लगी। अब्रम को अपने साथ न आते देखकर उसने मुड़कर अब्रम की तरफ देखा। क्या अब्रम नियति के साथ ढाबे पर खाना खाएगा? अतीश ने समर्थ को क्या करने के लिए कहा है? क्या इस सफर में होगी प्यार की शुरुआत या होने वाला है जंग का आगाज? जानने के लिए पढ़ते रहिए। 38 नियति का अब्रम को अपने हाथों से खाना खिलाना। ये देखकर नियति खुश हो गई। फिर वे दोनों ही गाड़ी से निकले। अब्रम गाड़ी से टिककर हाथ बांधकर खड़ा हो गया और नियति ढाबे के अंदर जाने लगी। अब्रम को अपने साथ न आते देखकर उसने मुड़कर अब्रम की तरफ देखा। अब्रम गाड़ी से टिककर खड़ा उसे ही दिख रहा था। नियति ने उसे आंखों से ही इशारे कर अपने साथ आने के लिए कहा। वहीं अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, टर्टल भूख तुम्हें लगी है, तुम ही खाओ, मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। उसकी बात पर नियति ने मुंह बना लिया और पैर पटकते हुए अंदर चली गई। वो अंदर जाते हुए खुद से बोली, जानवर सही नाम रखा है हमने इनका, न भूख लगती है, न दर्द होता है, न किसी पर दया आती है। क्रूर जानवर।
खुद से ही बड़बड़ाते हुए नियति एक टेबल पर जाकर बैठ गई। तभी ढाबे पर काम कर रहा एक लड़का उसके पास आया और उससे बोला, मैडम अपना ऑर्डर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। नियति ने उसकी बात सुनकर अब्रम को गुस्से में देखा और उस लड़के से दांत पीसकर बोली, भैया आपके पास जो भी है सब एक एक प्लेट ले आइए। उद्धरण चिन्ह। वही उस लड़के ने जैसे ही नियति का ऑर्डर सुना तो वो सदमे में चला गया। उसने आंखें बड़ी कर नियति पर अपनी एक भरपूर नजर डाली। नियति उसके ऐसे देखने से चिढ़कर बोली, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले कभी क्या लड़की नहीं देखी? वो लड़का सकपका गया और अपनी नजरें चुराते हुए बोला, ओके मैडम अभी लाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर में नियति की टेबल खाने से भरी थी। खाना देखकर नियति बोली, खाना तो मंगवा लिया हमने, पर इसके पैसे कौन देगा? पैसे तो हमें जानवर से ही मांगने होंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने एक नज़र अब्रम की तरफ देखा। वो अभी गाड़ी से टिककर खड़ा अपना फोन चला रहा था। नियति उठी और उसके पास चली गई। अब्रम की नजरें अभी भी अपने फोन में थीं। तभी उसे अपने सामने किसी की प्रेजेंस फील हुई। उसने अपने झुके सिर को उठाकर देखा तो सामने नियति मुंह बनाए खड़ी उसे ही देख रही थी। अब्रम ने अपनी दोनों आईब्रो उचकाकर सवाल किया। अब्रम की नजरें अभी भी अपने फोन में थीं। तभी उसे अपने सामने किसी की प्रेजेंस फील हुई। उसने अपने झुके सिर को उठाकर देखा तो सामने नियति मुंह बनाए खड़ी उसे ही देख रही थी। अब्रम ने अपनी दोनों आईब्रो उचकाकर सवाल किया। नियति ने भी कुछ नहीं कहा और अपना एक हाथ उसके सामने फैला दिया। अब्रम को कुछ समझ नहीं आया तो वो उसे अजीब नजरों से देखने लगा। फिर नियति ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, पैसे चाहिए? खाने के बाद बिल भी तो देना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। नियति का लहजा मासूमियत और थोड़ा गुस्से से भरा था। नियति के इस तरह पैसे मांगने पर अब्रम को थोड़ी हंसी आ गई, पर वो अपनी स्माइल को हाइड किए अपने कोल्ड लुक में ही खड़ा रहा। नियति फिर बोली, पैसे दीजिए, मुझे बिल देना है। अब्रम उसे देखते हुए बोला, पहले खा तो लो, बिल पे हो जाएगा। कोट। नियति ने तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर पैर पटकते हुए वापस चली गई। अब्रम भी इस बार उसके पीछे पीछे गया और ढाबे के काउंटर पर जाकर बिल पे करने लगा। इस बीच उसने एक नज़र नियति पर डाली जो अपना खाना खाने में मगन थी। अब्रम उसे देखकर तिरछा मुस्कुराया, पर तभी उसकी मुस्कान गायब हो गई। ढाबे पर बैठे लोग बार बार नियति को ही देख रहे थे। उन्हें देखकर अब्रम की आंखें क्रोध की अग्नि से भर गई और वो नियति के सामने जाकर बैठ गया। नियति ने जैसे ही अब्रम को अपने सामने देखा उसके गले में खाना अटक गया और उसे हिचकी आने लगी। अब्रम ने जल्दी से पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया, पर नियति जल्दबाजी में उसके हाथ से ही पानी पीने लगी। वहीं उनसे कुछ दूरी पर बैठे जब एक मैरिड कपल की नज़र नियति और अब्रम पर गई तो उस लेडी ने अपने हस्बैंड को टोंट मारते हुए कहा, इसे कहते हैं प्यार और प्रवाह। हाय, कितने प्यारे पति पत्नी हैं, देखो तो जरा कितनी प्यार से अपनी पत्नी को पानी पिला रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज नियति के कानों तक आ रही थी। उसने जैसे ही ये सुना नियति को फिर से धक्का लग गया और उसके मुंह का सारा पानी अब्रम के चेहरे पर निकल गया। नियति आंखें बड़ी कर अब्रम को देख रही थी और उसे डरते हुए मन बोली, है भगवान, ये हमसे क्या हो गया? अब ये जानवर हमें नहीं छोड़ेगा। पता नहीं ऐसी गलतियां मुझसे ही क्यों होती हैं। अब्रम की आंखें बंद थी। उसने अपने एक हाथ से अपना चेहरा साफ करते हुए अपनी आंखें खोलकर सामने बैठी लड़की को देखा जो आंखों ही आंखों में उससे माफी मांग रही थी। अब्रम ने नियति को घूरते हुए ही टिश्यू बॉक्स से कुछ टिश्यू पेपर निकाला और अपना चेहरा साफ करने लगा। इस बीच नियति कई सारे डर के घुट निगल चुकी थी। फिर वो घबराते हुए बोली, वो गलती से नी निकल गया, सो सॉरी। कोट। अब्रम ने उसकी बात पर सिर्फ इतना कहा, खाना खाओ। नियति ने जल्दी से सिर हिलाया और खाना खाने लगी। फिर तिरछी नजरों से अब्रम को देखते हुए मन में बोली, क्या नियति ये जानवर मतलबी है, पर तुम थोड़ी ना हो। भूख तो इन्हें भी लगी होगी, पर इनका 100 किलो का घमंड आड़े आ रहा है, इसलिए इनके मुंह से कुछ फूट नहीं रहा है। एक बार पूछ ही लेती हूँ खाएंगे या नहीं। फिर अब्रम को देखते बोली, क्या आप थोड़ा सा भी नहीं खाएंगे? अब्रम ने एक नज़र खाने को देखा। पहले तो वो इतना सारा खाना देखकर चौंक गया। उसने तिरछी नजरों से नियति को देखा और फिर खाने को देखते हुए मन में बोला, क्या टर्टल इतना सारा खाना खा लेगी? कोट। अब्रम को चुप देखकर नियति ने फिर पूछा, वो ढाबे का खाना नहीं खाना, पर फिर उसने अपने पेट की पुकार सुनी। भूख उसे भी लग रही थी, पर उसने कभी इस तरह की जगह पर खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे खाने में थोड़ी झिझक हो रही थी। पर अपनी पेट की पुकार के आगे उसे अपने कॉर्डोरे को साइड रखना ही पड़ा और उसने धीरे से कहा, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ।
उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो जैसे ही उठने को हुआ कि तभी वो लेडी उनके पास आ गई और अब्रम को जबरदस्ती बैठाते हुए बोली, अरे बेटा आप कहाँ जा रहे हैं? अगर खाना खाना है तो ये आपकी वाइफ है ना, ये आपको खिला देगी। अब जब आप उसकी इतनी परवाह कर रहे हैं, उसे अपने हाथों से पानी पिला रहे हैं, तो वो भी आपको अपने हाथों से खाना खिला सकती है। उस लेडी की बात सुनकर अब्रम और नियति दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। तभी उस लेडी ने ऑर्डर देने वाले अंदाज में नियति से कहा, अरे देख क्या रही हो, खिलाओ अपनी पति को, साथ खाओगे तो दोनों में प्यार बढ़ेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नियति मर जाना चाहती थी। फिर उसने मुंह बनाकर मन में कहा, प्यार, वो भी इस जानवर से कभी नहीं, और हम गली के कुत्तों से प्यार कर ले पर इनसे कभी नहीं करेंगे। ये सोचते हुए जैसे ही उसकी नजरें अब्रम की नजरों से टकराए तो वो डर गई। अब्रम उसे ही घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था जैसे उसे पता चल गया हो नियति उसे मन ही मन क्या कह रही है। तभी नियति ने उससे नजरें चुराते हुए जल्दी से खाना का एक बाइट लिया और उसे अब्रम के मुंह के पास बढ़ा दिया। अब्रम अभी भी उसे घूर रहा था। उस लेडी ने अब्रम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खा लो बेटा, देख कितने प्यार से खिला रही है। कोट। नियति को देखते हुए अब्रम ने मन में कहा, इसे प्यार नहीं जबरदस्ती कहते हैं। वो लेडी वापस अपनी जगह पर चली गई। नियति अब्रम से नजरें चुराते हुए उसे खिला रही थी। वहीं अब्रम उसे एकटक घूरे जा रहा था। तभी अचानक से उसे तेज धक्का लगा। ये देखकर नियति जल्दी से उठी और अब्रम के पास जाकर उसकी पीठ सहलाते हुए उसे पानी का ग्लास दिया। जब अब्रम ने पानी पीकर ग्लास टेबल पर रखा तो उसे ठीक देखकर नियति ने एक हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा, थैंक्स गॉड आप बच गए। ये सुन अब्रम ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे मरते हुए देखना चाहती थी? उद्धरण चिन्ह। नियति जल्दी से बोली, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अब्रम उसे घूरते हुए बोला, तुमने कहा नहीं, पर तुम्हारा मतलब तो यही था। उद्धरण चिन्ह। नियति झेप गई और उससे अपनी नजरें चुराते हुए बोली, आप ऐसे मत देखिए, सब हमें ही देख रहे हैं। अब्रम दांत पीसकर बोला, तुम्हें सबकी परवाह है पर मेरी नहीं। नियति मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए, मैं भला आपकी परवाह क्यों करूं? आप तो मुझे हर समय डराते रहते हैं और मुझे सजा भी देते हैं, फिर मैं आपकी परवाह क्यों करूं? उद्धरण चिन्ह। उसने धीरे से कहा। अब्रम ने उसकी बात नहीं सुनी पर उसने नियति के हिलते होठों को देख लिया था। ये देखकर वो बोला, तुमने कुछ कहा? नियति जल्दी से बोली, आपने कुछ सुना? अब्रम ने न में सिर हिला दिया। नियति ने गहरी सांस ली। तभी उस कपल ने दोनों को देखते हुए कहा, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। उद्धरण चिन्ह। फिर उनके पास आकर वही लेडी बोली, तुम दोनों की सारी जिंदगी ऐसे ही नोक झोंक में निकल जाएगी। नियति ने जबरदस्ती एक स्माइल उस लेडी को पास कर दी। वही अब्रम भावहीन चेहरे के साथ बैठा रहा। फिर दोनों ही उठकर ढाबे से बाहर आ गए और नियति को गाड़ी में बैठने का बोलकर अब्रम किसी को कॉल करते हुए दूसरी तरफ चला गया। नियति कार में बैठी बोर होने लगी। उसने इधर उधर देखा और खुद से बोली, ये जानवर खुद तो बाहर घूम रहे हैं और मुझे यहाँ माचिस के डिब्बे में कैद कर दिया है। कितना अच्छा होता अगर जगुआ भैया और टाइगर भैया साथ आते तो कम से कम हम उनसे बात तो करते। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसकी नजर एक बच्चे पर गई जो ढाबे के पास ही खेल रहा था। नियति उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। वही जब अब्रम कॉल पर बात कर गाड़ी के पास आया तो नियति उसे गाड़ी में कहीं नहीं दिखी। उसे गाड़ी में न देखकर अब्रम की आंखें बड़ी हो गईं। टर्टल तुम तो अभी यही थी, फिर कहाँ चली गई? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए अब्रम इधर उधर देखते हुए नियति को ढूंढने लगा। वो गाड़ी से कुछ दूर आया तो नियति उसे एक बच्चे के साथ खेलती दिखी। उसे देखकर फिर अब्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, टर्टल तुम यहाँ इस बच्चे के साथ खेल रही हो और मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। तुम्हें तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। अब्रम नियति के पास चला गया। इतने में उस बच्चे के पेरेंट्स ने उसे आवाज दी तो वो बच्चा दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पास चला गया। नियति ने जैसे अब्रम को देखा वो सकपका गई। अब्रम की काली आंखें उसे गुस्से में घूर रही थी। नियति ने जल्दी से सफाई देनी चाहिए। वो मैं। अब्रम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, चलो। ये कहकर उसने नियति का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। पर तभी अचानक से नियति के पैर जम गए। ये महसूस कर अब्रम ने गर्दन घुमाकर तिरछी नजरों से नियति को देखा तो वो ऊपर आकाश की तरफ देख रही थी। अब्रम ने भी ऊपर की तरफ देखा। तभी बरसात की 2 बूंद दोनों के चेहरे पर आकर गिरी।
बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस कर नियति के होठों ताजे गुलाब की तरह खिल गए। अभ्रम ने जब उसे देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। अब उसके हाथ से नियति का हाथ फिसल गया था। नियति ने अपने दोनों हाथों को हवा में फैला दिया और बारिश को महसूस कर उसमें भीगने लगी। वही जो लोग बाहर थे वे सभी ढाबे के अंदर चले गए थे। जैसे ही बारिश तेज हुई, अभ्रम अपने सेंस में आया और उसने नियति से कहा, टर्टल तुम बारिश में भीग क्यों रही हो? ये ठंड की पहली बारिश है, तुम बीमार पड़ जाओगी, चलो मेरे साथ। क्या ये बरसात मिटा पाएगी अभ्रम और नियति के बीच की दूरियों को? क्या उस औरत की कही बात सच हो जाएगी? क्या नियति अभ्रम को अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। 39 फर्स्ट किस। अभ्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नियति रुकना चाहती थी और बारिश में भीगना चाहती थी, पर अभ्रम के सामने उसकी एक नहीं चली। वो बेमन से पैर पटकते हुए अभ्रम के पीछे पीछे जाने लगी। तभी बारिश और तेज हो गई। अभ्रम की गाड़ी अभी भी काफी दूर थी। अगर वे दोनों इतनी तेज बरसात में गाड़ी तक जाने का प्रयास करते तो भीग जाते। इसलिए अभ्रम नियति को लेकर रोड साइड जंगल में चला गया और एक पेड़ के नीचे उसके साथ खड़ा हो गया। अभ्रम नियति के साथ पेड़ के नीचे खड़ा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। ये देखकर अभ्रम ने कहा, टर्टल तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ, वरना अब तक मैं यहाँ से जा चुका होता। कोट। उसकी बात पर नियति ने उसे ऐसे देखा जैसे कहना चाहती हूँ, हाँ तो चले जाते, किसने कहा था मेरे पीछे आओ? अभ्रम ने जब तिरछी नजरों से नियति की तरफ देखा तो उसे खुद को घूरता पाया। ये देखकर अभ्रम बोला, टर्टल तुम मुझे घूर क्यों रही हो? नियति ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं तो बस। अभ्रम ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे झूठ नहीं सुनना। अभ्रम ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे झूठ नहीं सुनना। ये सुनकर नियति खामोश हो गई और मन में बोली, झूठ नहीं सुनना डायलॉग तो ऐसे मारते हैं जैसे खुद सत्यवादी हरीशचंद्र हों। ये बोलकर नियति ने अपना मुंह घुमा लिया। बरसात धीरे धीरे और तेज हो गई थी। नियति को अब ठंड लगने लगी थी। वो अपने आप को ही बाहों में भरते हुए कँपकँपाने लगी। अभ्रम ने जब उसकी तरफ देखा तो उसे कांपते देखकर बोला, तुम्हें ठंड लग रही है? बता नहीं सकती हूँ, उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अभ्रम ने अपना ब्लेजर निकाला और उसे नियति के कंधे पर पहना दिया। नियति कँपकँपाते हुए अपनी बार बार झपकती पलकों से उसे देख रही थी। कुछ पल के लिए अभ्रम की नजरें उसके ऊपर ही ठहर गईं। नियति का पूरा शरीर कांप रहा था। ठंडी हवाएं जब जब उसे छूकर जाती तो वो आंखें बंद करते हुए सिहर उठती और उसके लब तेजी से हिलने लगते। बढ़ती बरसात के कारण अब बरसात का पानी पत्तों से छनकर नियति के ऊपर गिरने लगा था। नियति बरसात की बूंदों से बचते हुए अभ्रम के थोड़ा करीब होकर खड़ी हो गई और उसकी बाहें अभ्रम की बाह को छू गई। अभ्रम ने उसकी छुअन को महसूस कर धीरे से गर्दन घुमाते हुए तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा तो नियति को ठंड में ठिठुरता देखकर उसने नियति को कमर से पकड़ अपने सामने कर लिया। जब तक नियति को कुछ समझ आता तब तक उसने खुद पर अभ्रम की बाहों की गर्मी को महसूस किया। नियति ने सिर उठाकर अभ्रम को देखा तो वो सामने देख रहा था। फिर वो अभ्रम को देखते हुए मन में बोली, ये जानवर उतने भी बुरे नहीं हैं। जब परवाह करते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम को देखते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखर गई। तभी एक बार फिर हवा का तेज झोंका आया और नियति अभ्रम के और करीब हो गई। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को खोला और उन्हें अभ्रम की कमर पर ले जाकर उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। ये पहली बार था जब नियति अभ्रम के गले लग रही थी। अभ्रम ने उसे सिर झुकाकर देखा तो वो उसके सीने से लगी हुई थी और उसकी गर्म सांसें अभ्रम के गर्दन पर पड़ रही थी। अभ्रम तिरछा मुस्कुराते हुए मन में बोला, टर्टल तुम कितनी इनोसेंट हो, तुम्हें मेरी जरूरत है फिर भी खामोश खड़ी हो। और फिर अभ्रम ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वे दोनों अभी ऐसे खड़े थे जैसे दोनों दो नहीं एक हों। अभ्रम के शरीर से निकलती गर्मी ने नियति की ठंड को कम कर दिया था। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए अभ्रम की बाहों में उसके सीने पर सिर रखकर सिमटी खड़ी थी। अभ्रम ने जब देखा बारिश कम हो गई है तो उसने नियति से कहा, अभी बारिश कम है, हम भीगे बिना आराम से गाड़ी तक जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर नियति ने अपनी बंद आंखों को खोला और उससे अलग हुई। अभ्रम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर जाने लगा। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने नियति को गाड़ी में बिठाया और खुद दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। अभ्रम ने जैसे ही स्टीयरिंग को अपने हाथ में भरा उसका फोन रिंग हुआ। जैगुआ की कॉल देखकर अभ्रम ने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ से जैगुआ बोला,
बीस्ट आई एम ऑन द वे बट बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से हमें रुकना पड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर अब्रम ने कहा, यहाँ भी बारिश हो रही थी। जल्दबाजी मत करना, आराम से आओ। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ ने ओके बीस्ट कहा और अब्रम ने फोन रख दिया। उसने एक नज़र नियति की तरफ देखा तो वो एक सीट में सामने की तरफ देख रही थी। अब्रम अचानक से अपनी सीट से उठकर नियति के ऊपर झुक गया। ये देखकर नियति चौंक गई और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अब्रम का चेहरा उसके चेहरे के एकदम ऊपर था। नियति की आंखें उस पर टिकी थी तो वहीं अब्रम नियति की सीट बेल्ट लगाने में उलझा हुआ था। उसकी सीट बेल्ट अटक गई थी और अब्रम उसे निकालने की कोशिश में लगा था। तभी वो थोड़ा और झुका और उसके गाल नियति के लिबों से टच हो गए। उसके सीट बेल्ट से मशक्कत करते हाथ एकदम से रुक गए और अब्रम अचानक से फ्रीज हो गया। उसे एक अलग से एहसासों ने घेर लिया और उसका दिल स्लो मोशन में धड़कने लगा। अब्रम को अपने दिल की धक धक भी सुनाई दे रही थी। वहीं नियति ने डर का सूखा घूंघट अपने गले से नीचे उतारते हुए मन ही मन खुद से कहा, है भगवान, ये क्या हो गया? अब ये कहीं फिर से हमें गलत न समझ ले। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए नियति डरते हुए उसे देख रही थी। अब्रम ने चेहरा उसके सामने किया तो उसकी नाक नियति की नाक से टच हो गई। नियति ने बेचारी सी शक्ल बना ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सबसे मासूम लड़की वही हो। वो अब्रम को देखते हुए ही अपने सिर को नमे हिलाने लगी। अब्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपना एक हाथ उठाकर नियति के गाल पर रख दिया तो नियति और घबरा गई। घबराहट में उसकी आंखें और बड़ी हो गई थी। अब्रम ने धीरे से पलकें झुकाई और अपने बीच के उस फासले को खत्म कर दिया जिसे वो न जाने कब से खत्म करना चाह रहा था। वही नियति की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी और उसके दिल ने कुछ पल के लिए धड़कना बंद कर दिया था। वो स्तब्ध किसी स्टैचू की तरह अपनी जगह पर बैठी रही। उसकी आंखें अभी भी हैरानी से खुली हुई थी और वो अब्रम की छूअन को खुद में महसूस कर रही थी। नियति को ऐसा कभी फील नहीं हुआ था जैसा वो अभी महसूस कर रही थी। उसके लिए ये एहसास एकदम नया और अनोखा था। अब्रम अपनी सांसों के जरिए ही नियति की रूह में उतर रहा था। जब वो उससे अलग हुआ तो उसकी सांसें भारी थीं। नियति के होठ कांप रहे थे। अब्रम ने अपनी एक भरपूर नज़र नियति के चेहरे पर डाली और उसके माथे को अपने लबों से छूकर उससे दूर हुआ तो नियति ने खुलकर एक लंबी सांस ली। उसे तो समझ ही नहीं आया कि ये अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसने एक बार भी अब्रम की तरफ नहीं देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वहीं अब्रम ने स्टेरिंग को अपनी मुट्ठी में भरते हुए नियति की तरफ तिरछी नजरों से देखा और उसके होठों पर ना दिखने वाली स्माइल आ गई। समर्थ का फ्लैट। वही समर्थ अपने फ्लैट में बैठा शराब पी रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपना फोन उठाकर देखा और अतीश की कॉल देखकर कॉल रिसीव करते हुए उसने हेलो कहा। दूसरी तरफ से अतीश की गुस्से वाली आवाज आई, समर्थ, मैंने तुमसे कहा था बीस्ट को मत छोड़ना। वो प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली से निकल चुका है। अगर डेस्टिनेशन पर पहुंच गया तो उसका ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल पूरा हो जाएगा। कोट। अतीश अभी बोल ही रहा था कि इतने में ही समर्थ ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, वो प्रोजेक्ट पूरा तो तब होगा ना जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं सर। बीस्ट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अतीश खन्ना बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? फिर समर्थ अतीश को पूरी बात बताने लगा। उसकी बात सुनकर अतीश कॉल पर ही जोर जोर से हंसने लगा। अतीश से बात करने के बाद समर्थ अपनी ड्रिंक खत्म कर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बीस्ट, तूने गलती कर दी नियति से शादी करके। तू एक बार से अगर बच भी गया तो दूसरे बार से नहीं बच पाएगा। इस बार अतीश खन्ना का वार खाली नहीं जाएगा। इस बार बीस्ट को मरना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो कल रात के बारे में सोचने लगा। समर्थ जब एक रात पहले पार्टी से अपने घर पहुंचा तो उसके घर के बाहर लाख और जुमरू अपने आदमियों के साथ खड़े थे। समर्थ लाखन को देखकर चौंक गया। वही लाखन समर्थ को देखते ही उसके पास आया और उसकी गर्दन को दबोचते हुए अपनी कतार निकालकर उसकी गर्दन पर रखते हुए बोला, बेला कहाँ है? साला तुम दोनों को क्या लगा शहर में मौज काटोगे और तुम दोनों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। चलो बुलावा आया है, ठाकुर साहब ने तुम दोनों को बुलाया है। अब पूरे गांव के सामने ही तुम दोनों को ठाकुर साहब सजा देंगे। उद्धरण चिन्ह। झुमरू लाखन की बात पर हंसते हुए बोला, लाखन भैया, इस समर्थ का चेहरा तो देखो कैसे डर के मारे ही के चेहरे का रंग ही उड़ गया है। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर लाखन बोला, झुमरू, अभी तो सिर्फ चेहरे का रंग ही उड़ा है।
गांव जाकर तो ये समर्थ के तोते उड़ेंगे। समर्थ दोनों की बात सुनकर डर गया था। तभी उसने जल्दी से कहा, देखो तुम दोनों पहले मेरी बात सुनो। सुनना सुनाना अब सब गांव जाकर करना समर्थ बाबू। लाखन उसे बीच में रोकते हुए बोला और फिर हंसते हुए आगे बोला, अब जल्दी से बेला को बुलाओ। तुम दोनों की डोली दिल्ली से आज उठेगी और कल गांव में तुम दोनों की अर्थी सजेगी और तुम दोनों की चिता को अग्नि भी खुद ठाकुर साहब अपने हाथों से देंगे। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने लाखन की बात सुनकर डर का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारते हुए कहा, लाखन मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं और बेला। उद्धरण चिन्ह। लाखन ने अपनी कटार को समर्थ के गर्दन के और करीब करते हुए कहा, हमको तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अब सीधे सीधे बता दे, तू बेला को कहाँ छुपाकर रखा है, नहीं तो हम तुमको मार के तुम्हारी लाश से ही बेला का पता पूछ लेंगे। उद्धरण चिन्ह। समर्थ उसकी बात सुनकर और डर गया और उसने जल्दी से कहा, बेला ने शादी कर ली है। ये सुनते ही लाखन और झुमरू दोनों ही चौंक गए और लाखन ने हैरानी के भाव के साथ कहा, क्या तुम दोनों ने शादी भी कर ली? उद्धरण चिन्ह। समर्थ उसकी बात से समझ गया था लाखन ने उसे गलत समझ लिया है और तभी लाखन ने उसे धमकी देते हुए कहा, तुम दोनों को तो हम अभी बताते हैं। ये बोलते हुए जैसे ही लाखन ने अपनी कटार से उस पर वार करना चाहा, समर्थ ने आंखें भींच कर जल्दी से कहा, बेला ने शादी मुझसे नहीं किसी और से की है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही लाखन रुक गया, उसका कटार वाला हाथ हवा में ही लटका रह गया। वही झुमरू अपनी दो उल्लू जैसी आंखों से समर्थ को देख रहा था और फिर उसे देखते हुए ही बोला, ईका बे कहानी में ट्विस्ट। उद्धरण चिन्ह। लाखन समर्थ को घूरते हुए बोला, बेला भागी तो तुम्हारे खातिर थी ना, तो अब बीच में नया कबूतर कौन आ गया है जिसके साथ बेला ने शादी रचा ली। कोट। क्या समर्थ बीस्ट के बारे में लाखन को बता देगा? क्या लाखन नियति और समर्थ को गांव ले जा पाएगा? अभ्रम ने आज अपने और नियति के बीच के फासले को मिटाया है। क्या उनका ये रिश्ता लेगा नया मोड़? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय बीस्ट माफिया च 40, कहीं बाद में तुम्हें ही पछताना न पड़े। लाखन समर्थ को घूरते हुए बोला, बेला भागी तो तुम्हारे खातिर थी ना, तो अब बीच में नया कबूतर कौन आ गया है जिसके साथ बेला ने शादी रचा ली? बता हमको, नहीं तो अभी तुम्हारी जान ले लेंगे। समर्थ लाखन को देखते हुए बोला, वो कबूतर नहीं जानवर है जिससे बेला ने शादी की है, वो एक खूंखार जानवर है और उसी की इस पूरे शहर में चलती है। तो अब बेला को तुम लोग भूल ही जाओ, अब वो तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। का बोले कभी नहीं मिलेगी? अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? हम उसके पति को मारकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। झुमरू की बात सुनकर समर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, हलवा है क्या उसे मारना? अरे बाप है वो तुम लोगों का, वो ठाकुर साहब से भी ज्यादा खतरनाक है। और फिर ये कहते हुए समर्थ ने दोनों को बीस्ट के बारे में बताया। समर्थ ने जिस तरह से उन्हें बीस्ट के बारे में बताया, कुछ पल के लिए लाखन और झुमरू के चेहरे पर डर दिखने लगा। समर्थ उनके चेहरे के भाव देखकर तिरछा मुस्कुराया, पर तभी फिर लाखन समर्थ को देखते हुए बोला, तू हमको जानबूझकर डरा रहा है न? पर हम डरने वाले नहीं, ठाकुर साहब से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। शहर हो या गांव, सब जगह सिर्फ ठाकुर साहब की चलेगी। और अब ऊ बेला को तो हम बताएंगे, उसकी हिम्मत कैसे हुई, ऊ किसी और से शादी रचा ली। सारे गांव से ठाकुर साहब ने उसकी जान बचाई और वो ठाकुर साहब को धोखा देकर भाग गई। कोट। लाखन की बात सुनकर समर्थ बोला, तुम लोगों को बेला का पता चाहिए था, तो अब दे दिया मैंने तुम्हें उसका पता। अब मुझे मेरे घर के अंदर जाने दो। और हाँ, बेला से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो आगे से बेला और मेरा रिश्ता जोड़ने की सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह। झुमरू समर्थ को घूरते हुए बोला, देख समर्थ, तोरी बात मानकर अभी तो हम जा रहे हैं, पर अगर ये बात गलत साबित हुई तो लाखन भैया की कटार और तुम्हारी गर्दन होगी। कोट। समर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, शियो, अगर ये बात गलत निकली तो मैं खुद अपनी गर्दन लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। समर्थ की बात मानकर लाखन और झुमरू दोनों ही चले गए। उनके जाने के बाद समर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, कुछ लोग अपनी पहचान बढ़ाते हैं और तुम तो बीस्ट अपने दुश्मनों की लिस्ट बढ़ा रहे हो। इतने सारे दुश्मन पालकर कब तक जियोगे? समर्थ अपनी यादों से बाहर आया और शराब की बोतल को अपने होठों से लगाकर शराब पीने लगा। वहीं उधर अचानक से अभ्रम ने गाड़ी रोक दी। समर्थ अपनी यादों से बाहर आया और शराब की बोतल को अपने होठों से लगाकर शराब पीने लगा। वहीं उधर अचानक से अभ्रम ने गाड़ी रोक दी।
अंधेरा हो चुका था और पर गाड़ी की हेडलाइट में सामने का रास्ता दिख रहा था। बीच रास्ते में एक पेड़ सड़क के बीच गिरा था। ये देखकर ही अभ्रम ने गाड़ी रोक दी थी। पेड़ को देखकर अभ्रम ने जोर से अपना हाथ गाड़ी की स्टीयरिंग पर पटका और गुस्से में बोला, ये भी अभी होना था। उसने तिरछी नजरों से नियति को देखा तो वो अभी भी सो रही थी। उसकी गर्दन अभ्रम की तरफ झुकी थी। नियति को देखते ही अभ्रम का गुस्सा पानी में उठे बुलबुले की तरह तुरंत शांत हो गया। वो मुस्कुराया और नियति को देखते हुए बोला, टर्टल तुम मुझ पर हावी हो रही हो। मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, पर तुम धीरे धीरे मुझे अपने कंट्रोल में ले रही हो। टर्टल तुम्हारा मुझ पर असर हो रहा है। फिर अभ्रम ने हाथ बढ़ाकर नियति के गाल को छुआ तो वो नींद में ही कसमसाई। ये देखकर अभ्रम की मुस्कान और गहरी हो गई और वो झुककर अपने होठों से उसके माथे को चूमकर उससे दूर हुआ तो इस बार उसे नियति के चेहरे पर सुकून दिखने लगा। अभ्रम सीट बेल्ट निकालते हुए गाड़ी से बाहर आया और पेड़ के पास चला गया। वो पेड़ ज्यादा वेटेड नहीं था। वो पेड़ थिन था, इतना कि एक अच्छा खासा शरीर वाला आदमी उस पेड़ को हटा सकता था। अभ्रम ने अपनी स्लीव्स फोल्ड की और झुककर उस पेड़ को हटाने लगा, पर तभी कुछ लोग जंगल से निकलकर सड़क पर आ गए और चारों तरफ से अभ्रम को घेर लिया। अभ्रम ने जब ये देखा तो उसने सबको अपनी काली आंखों से घूरा और उन्हें देखते हुए बोला, तो ये मौसम की नहीं तुम लोगों की कारस्तानी है। मुझे लेट होना पसंद नहीं और अब तुम्हारी वजह से मुझे देर होगी और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे ये तो नहीं पता किसने तुम लोगों को भेजा है, पर अब तुम लोग पछताने वाले हो। अभ्रम की बात सुनकर उन लोगों में से एक आदमी ने कहा, हम लोगों को हीरोपंती दिखा रहा है। जानता भी है हमें हम लोग कौन हैं। तेरे जैसे हीरो को जीरो बनाने में हमें मिनट भर भी नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने अपने एक आदमी को इशारा किया तो वो आदमी अभ्रम पर हमला करने लगा। अभ्रम उसके वार से बचते हुए पीछे की तरफ झुक गया और फिर सीधा खड़े होते हुए अभ्रम ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उस आदमी देखते हुए जो कि उनका हेड था, उसकी आंखों में देखते हुए अभ्रम ने उसके आदमी के हाथ को मोड़कर तोड़ दिया। ये देखकर वो आदमी अभ्रम को गुस्से में घूरने लगा। तभी उसके और आदमी आगे बढ़े और अभ्रम पर अटैक करने लगे। अभ्रम उसी आदमी के हाथ से डंडा छीना और फिर उस डंडे से उन्हें मारने लगा। अपने आदमियों को पीटते देखकर वो आदमी जो सभी का हेड था, वो अभ्रम की गाड़ी के पास जाने लगा। अभ्रम की नज़र जैसे ही उस आदमी पर पड़ी, उसकी आंखें गुस्से से भर गई। वो अपने माथे पर सलवटे पटक कर अपनी गाड़ी के पास जा रहे आदमी को घूरने लगा। अभ्रम उन लोगों को मार कर खुद से दूर कर उस आदमी के पीछे जाने लगा। तभी एक आदमी ने अभ्रम का पैर पकड़ लिया। अभ्रम ने गर्दन झुकाकर उसे देखा और बड़ी बेरहमी से उसने अपने उसी पैर को झटक कर उस आदमी के मुंह पर रखकर मसल दिया। जो भी अभ्रम को रोकने की कोशिश करता, अभ्रम उसे बेरहमी से मारते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं तब तक वो आदमी कार के पास आ गया था। उसने कार का दरवाजा खोला और नियति को कार से बाहर निकालने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, पर इससे पहले कि उसके हाथ नियति को छूते अभ्रम ने अपने एक हाथ से उसकी गर्दन और दूसरे हाथ से उस आदमी के हाथ को पकड़ लिया। अभ्रम ने खींचकर उसे नियति से दूर किया और दूर धकेल दिया। फिर उसने आहिस्ते से गाड़ी के डोर को बंद किया और पलटकर उसे घूरने लगा। तब तक वो आदमी उठकर खड़ा हो गया था। इससे पहले कि वो अभ्रम पर वार करता, अभ्रम ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस तक जाने की? तुझे क्या लगा तू उसे छू लेगा? मेरे होते हुए तू मेरी टर्टल को छू लेगा? तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अभ्रम ने उस आदमी की गर्दन को पीछे से पकड़ा और फिर उसके सिर को पेड़ में जोर से मारा। उस आदमी के सिर से खून बहने लगा था, तब भी अभ्रम को उस पर रहम नहीं आया। उस आदमी ने पलटकर अभ्रम पर वार करना चाहा, पर तभी अभ्रम ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ को बेरहमी से पेड़ और अपने घुटनों के बीच रखकर तोड़ दिया। वो आदमी जोर से चिल्लाया, पर गाड़ी के शीशे लगे हुए थे और वो एक साउंड प्रूफ कार थी, इसलिए नियति के कानों तक उस आदमी की चीख नहीं गई। अभ्रम उसे बेरहमी से मारता रहा। अभ्रम ने उसे तब तक मारा जब तक वो आदमी अधमरा नहीं हो गया। जब उसकी पल पल की सांसें कर्जदार हो गई, तब अभ्रम ने उसे छोड़ा। वो उस आदमी से दूर होकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे घूर रहा था। फिर उसे घूरते हुए ही अभ्रम ने कहा, क्या कहा था तूने हीरोपंती? मैं हीरो नहीं बीस्ट हूँ, और बीस्ट हीरोपंती नहीं दिखाता, उसकी क्रूरता दिखती है। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने एक नज़र सभी आदमियों को देखा और फिर सड़क पर से सभी को लात मार मार कर अपना रास्ता साफ करने लगा। जब अभ्रम ने सभी आदमियों को सड़क से जंगल में पहुंचा दिया,
तो वो सड़क के बीच में पड़े पेड़ के पास गया और झुककर उस पेड़ को उठाने लगा। वो पेड़ ज्यादा मोटा नहीं था, पर इतना हल्का भी नहीं था। उस पेड़ का अच्छा खासा वेट था, इसलिए अब्रम को उस पेड़ को हटाने के लिए अपनी शरीर की पूरी ताकत लगानी पड़ी। इस बीच उसके चेहरे, गर्दन और हाथों की नसें तन गई और उसके बाइसेप्स फूलने की वजह से उसकी शर्ट आर्म्स के पास से फट गई। जब अब्रम ने पेड़ को उठाकर सड़क के किनारे कर दिया तो वो खड़ा होकर हौंफने लगा। उसकी गहरी सांसों की आवाज वहां के वातावरण की शांति को भंग करते हुए गूंज रही थी। अब्रम का शरीर और चेहरा पसीने से भीग गया था। वो गहरी गहरी सांसें लेता हुआ अपनी कार के पास आया और उसमें बैठ गया। फिर वो गाड़ी के डैशबोर्ड को खोलने लगा, पर डैशबोर्ड जैम हो गया था। वो खुल ही नहीं रहा था। टिश्यू बॉक्स गाड़ी की डैशबोर्ड में ही रखे थे। अब्रम को अपना पसीना साफ करने के लिए टिश्यू पेपर की जरूरत थी। जब वो परेशान हो गया और उसे कुछ नहीं मिला तो वो नियति की साड़ी का पल्लू लेकर अपना चेहरा साफ करने लगा। खिंचाव फील होने की वजह से नियति ने अपनी आंखें खोली और अब्रम को अपनी साड़ी से चेहरा साफ करते देखकर वो चौंक कर उठ गई और उसे देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी साड़ी छोड़िए, मेरी साड़ी। ये कहते हुए नियति ने अपनी साड़ी का पल्लू खींच लिया। अब्रम को पहले ही उन लोगों की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था और अब नियति के इस तरह साड़ी खींचने से उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने नियति की तरफ देखा तो वो उसे गुस्से में देख रही थी। अब्रम ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, टर्टल मुझे साड़ी दो। ये सुनकर नियति की आंखें बड़ी हो गईं और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है। ये क्या बोल रहे हैं आप? अब्र दांत पीसकर बोला, टर्टल मुझे ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। कोट। नियति बोली, आपको गुस्सा कब नहीं आता? हर समय तो आप गुस्से में ही रहते हैं। इतनी अच्छी खासी शक्ल को गुस्से में कद्दू की तरह फूला कर रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। खुद के कद्दू बुलाए जाने पर अब्रम ने भौहें सिकुड़कर नियति को देखा और अपना गुस्सा शब्दों के जरिए जाहिर करते हुए बोला, हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कद्दू कहने की? उद्धरण चिन्ह। नियति बोली, वैसे ही जैसे आपकी हिम्मत हुई मेरी साड़ी मांगने की। उस समय तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आप मेरे साथ अपनी मनमानी नहीं कर सकते। और आपकी हिम्मत कैसे हुई वो करने की? कितनी बेशर्म है आप। अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही मुझसे मेरी साड़ी मांग रहे हैं। नियति अभी बोल ही रही थी कि इतने में ही अब्रम ने गुस्से में उसकी साड़ी का पल्लू खींच लिया। एक झटके से नियति के हाथ से उसकी साड़ी फिसलकर अब्रम के हाथों में जाकर कैद हो गई। उसने जल्दी से खुद को ढकने के लिए अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर अपने सीने पर रख लिया और अब्रम को घूर कर देखने लगी। फिर अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, डोंट चैलेंज मी। हिम्मत बहुत कुछ है करने की और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो नियति के ऊपर झुक गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मेरी गुलाम हो टर्टल, मैं जब चाहे जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तो मुझे चैलेंज करने से पहले अच्छे से सोच लिया करो, कहीं बाद में तुम्हें ही पछताना न पड़े। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो नियति से दूर हुआ और उसकी साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा साफ कर उसके पल्लू को वापस उसके ऊपर फेंक दिया। नियति डर से सिमटकर कोने में हो गई थी। उसने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और सही से बैठते हुए अब्रम को तिरछी नजरों से देखकर मन में बोली, किस जानवर के पास फंस गई मैं? कौन थे ये आदमी? क्या लाखन अब्रम को मार पाएगा? क्या नियति और अब्रम का रास्ता आगे आसान हो पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए।